आ जाओ भाई। सबसे पहले तो हम जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका पहले रिवीजन करते हैं, जो कल क्लास हुई थी उसके बारे में, और उसके बाद में हम आगे का जो पार्ट है उसको रिवाइज करेंगे। और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि हमारी जो नेज़ल कैविटी है, यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, और नेज़ल कैविटी के साथ में जो जुड़ा हुआ क्रेनियन नर्व है वो 1 नंबर का, जिसको क्या बताया था, ओल्फैक्टरी। इसका काम क्या है, स्मेल सेंसेशन का। दूसरा, हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर कौन से सेल की लाइनिंग होती है, तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल की लाइनिंग। और हमारा नोज जो है ये हमारी बॉडी का एक तरह से एयर कंडीशनर जो है इसका काम करता है। उसके बाद में जो एयर है, इनहेल्ड एयर, वो नोज से होती हुई कहाँ पहुँचेगी, नोज से होती फेरिंग्स में जाएगी। और फेरिंग्स आपको पता है ये कॉमन ऑर्गन है डाइजेस्टिव का और रेस्पिरेटरी का। फेरिंग्स के बाद में ये किस में पहुँचेगी, लेरिंग्स के अंदर। और जो लेरिंग्स है इसके ऊपर एक क्या है, ढक्कन होता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होती है, जो कोई भी फूड मटेरियल है उसको लेरिंग्स में एंट्री रोकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ईपीग्लोटिस। तो क्वेश्चन आ जाता कि फूड आइटम का लेरिंग्स में एंट्री और ट्रेकिया में एंट्री कौन रोकता है, तो बोलेंगे ईपीग्लोटस जो है इसको रोक देता है। दूसरा, लेरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता, वोकल कॉर्ड। और लेरिंग्स के अंदर आपको बताया था 3 टाइप की कार्टिलेज हैं, जिनको आप बोलते हैं टीसीए, जिसमें थायराइड, क्रिकोइड और आर्टिनोइड, ये तीनों टाइप की कार्टिलेज किस तरह की कार्टिलेज हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज होती हैं। और इसमें पूछते हैं कि एडम्स एप्पल कौन सा है, तो ये तो थायराइड कार्टिलेज हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा, मैं कहूँगा जो लेरिंग्स है वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होगा, तो आप कहेंगे C3 से लेके C6, जो सर्विकल 3 नंबर की वर्टिब्रा से लेके 6 नंबर की वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड होगा। और थायराइड कार्टिलेज जो है इनको एडम्स एप्पल बोलते हैं, या फिर बोलेंगे लेरिंगल। लेरिंग्स के जो प्रोमिनेंस है, हमारे गले में जो लेरिंग्स ऐसे उभार करके आता है, इन लेरिंगल प्रोमिनेंस को भी हम एडम्स एप्पल जो है वो बोल सकते हैं। और लेरिंग्स के बाद में स्टार्ट होती है ट्रेकिया, जिसकी लंबाई आपको पता है करीब 10 से 11 सेंटीमीटर है। और इस लंबाई के अंदर ये आपको दिख रही हैं, इसमें ये सी शेप्ड कार्टिलेज है। और ये सी शेप्ड कार्टिलेज किस तरह की हैं, आपको ऑप्शन देगा, क्या ये फाइब्रस हैं, क्या ये इलास्टिक हैं, क्या ये हाइलिन है, क्या ये कैल्सीफाइड है। तो आप क्या कहेंगे, ये हाइलिन कार्टिलेज होती हैं। ये कौन सी हैं, हाइलिन कार्टिलेज, तो ये इनकम्प्लीट जो है सी शेप्ड कार्टिलेज जो आपकी यहाँ है, ये हाइलिन कार्टिलेज। और आपकी ट्रेकिया ये जो है C6 से लेके T5 तक चलती है। T5 के ऊपर लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड होगी, और फिर लंग्स में इंटर करेंगे। और लंग्स में कहाँ इंटर करेंगे, हीलम पे। और हमारे लंग्स जो हैं आपको पता है ये कैविटी या तो थोरेसिक कैविटी बोलिए, या इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। और इसके चारों तरफ इधर क्या, ये रिब्स हैं, और हमारी रिब्स से जुड़ी हुई मसल हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल। और नीचे की तरफ ये दिख रहा है, ये क्या है, डायफ्राम। ये डायफ्राम है। और जैसे हम ब्रीदिंग करेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी डायफ्राम आपको दिख रहा कैसा है, ये डोम शेप्ड है। ऐसे डोम होता ना, जैसे पुराने घर आपने देखे होंगे, और पुराने घरों की छतें ऐसे हुआ करती थी पुरानी हवेलियों के अंदर, तो ये डोम है। तो ये डायफ्राम आपका डोम शेप्ड है। और जैसे ही आप सांस लेंगे डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये ऐसे होके फ्लैट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, सांस लेने के दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम जो आपका फ्लैट हो जाता है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं वापस ये डोम शेप्ड जो है ये हो जाता है। फिर लंग्स में ये आपकी ट्रेकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड होगी, लंग्स में इंटर होगी, ब्रोंक्यूल्स आएंगे, और लास्ट में क्या है, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर जो क्या है, अल्वियोली है। तो ये इसकी लंग्स की क्या है, फंक्शनल यूनिट होती है। और हमारे लंग्स जो है राइट और लेफ्ट 2 हैं, लेकिन मैंने ऐसे लिखा था 23, और उसमें बताया था कि ये लेफ्ट हाथ है आपका, तो लेफ्ट लंग्स 2 लोब में डिवाइड है, जो कि राइट लंग में 3 लोब के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। फेरिंग्स मैंने अभी बता दिया आपका कॉमन ऑर्गन है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी का। टॉन्सिल मैंने आपको बताया हमारे थ्रोट के अंदर होते हैं, और इनका काम क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं।
और जो भी एंटीजन इनहेल्ड है सांस के थ्रू या खाने के थ्रू स्वेलोड है, उन एंटीजन को ये क्या है, डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा वॉइस बॉक्स जो है वो क्या है, आप कहेंगे लेरिंग्स जो है इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, इसी के अंदर आपका एडम्स एप्पल है, और इसके ऊपर जो कवर है उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटस, जो फूड की एंट्री ट्रेकिया और लेरिंग्स के अंदर रोकता है। इसके बाद मैंने ट्रेकिया के बारे में बात कर रहा था, और ट्रेकिया आपको बताया कि ये विंड पाइप है सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस, यानी सामने की तरफ आपके क्या होती है, सामने की तरफ देखो डायग्राम में ट्रेकिया दिख रही है, इसके पीछे कौन होती है, ईसोफेगस होती है। इसमें 16 से 20 क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेज, और ये कौन सी, यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाइलिन कार्टिलेज होती है। फिर ये लंग्स के अंदर राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होती है। राइट ब्रोंकस थोड़ा सा वाइड और शॉर्ट होता है, लेफ्ट ब्रोंकस थोड़ा सा नैरो होता है। हीलम के ऊपर ये इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद में ये लंग्स में इंटर कर जाएंगे। और लंग्स मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट ऑर्गन प्लूरल कैविटी में सिचुएटेड हैं। राइट लंग्स जो है वो बड़ा होता है, इसमें एक लंग्स में करीब 300 मिलियन एल्वियोली जो इनकी फंक्शन यूनिट हैं। एल्वियोली की वाल किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की बनी हुई है। इसके बाद ये आपको बता ही दिया है कि राइट लंग्स जो है 3 लोब में, और लेफ्ट जो है वो 2 लोब के अंदर डिवाइड है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी मसल, और रेस्पिरेटरी जो डायरेक्ट मसल हैं वो 2 ही होती हैं। एक कौन सी है, इंटरकोस्टल मसल, जो आपकी किससे जुड़ी हुई है, रिब्स से, और दूसरी मसल कौन सी होती है, डायफ्राम। और जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस इनहेल करते हैं, तो आपको याद रखना है इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और आपका डायफ्राम दोनों ही क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो एक्सपीरेशन, और सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम भी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों ही क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। और शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा। उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी साइकिल है, 1 मिनट में 15 साइकिल पर मिनट होती हैं। यदि साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, घट जाती है, तो इनके नाम हैं जिनको मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। इसके बाद में ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई दी है कि एक गैसेस का एक्सचेंज जो है वो हमारे लंग्स पे होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। एक गैसेस का एक्सचेंज जो है अंदर ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में होता है, जिसका एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस से, ये क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक एक्सचेंज आपने कहा एयर, बाहर से जो एयर आती है और लंग्स के अंदर जो ब्लड है उनके बीच में, यानी एयर और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और दूसरा ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में होता है, ये क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन है। और हमारे रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन और पोज, ये 3 चीज़ें उसके अंदर परफॉर्म होती हैं। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो ये एक रेस्पिरेटरी साइकिल आपका हो गया। अब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन, एक तो ऑटोमेटिक रेगुलेशन होता है जो कौन करता है, पोन और मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। यदि आपसे पूछे कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ सिचुएटेड हैं, तो आपको आंसर मेडुला ऑब्लोंगेटा करना है। इसमें इंस्पायरेटरी सेंटर भी होता है और इसमें एक्सपायरेटरी सेंटर भी होता है। यानी आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसमें सांस इनहेल करने वाला सेंटर, उसको इंस्पायरेटरी सेंटर बोलते हैं, और सांस छोड़ते हैं इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर। तो चाहे तो आपसे क्वेश्चन करे कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, चाहे आपसे कहे कि इंस्पायरेटरी सेंटर कहाँ है या एक्सपायरेटरी सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होते। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन कौन करता है, तो प्राइमरीली मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, लेकिन पोन भी इसको असिस्ट करता है, इसलिए इसका नाम भी साथ में रख रहे हैं। वॉलेंट्री इच्छित रेगुलेशन कौन करता है, आप अपनी इच्छा से सांस रोक सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है। और उसके बाद कीमो रेगुलेशन कौन करता है, तो ब्लड में O2 और CO2। और आपको याद रखना है, यदि हमारे आर्टरियल ब्लड में, आर्टरीज में ब्लड है, इसमें यदि CO2 का लेवल बढ़ा तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट क्या है, बढ़ जाएगी। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव है किसके लिए, CO2। और आर्टरीज में CO2 लेवल बढ़ेगा, इसका मतलब ब्लड में CO2 लेवल ज़्यादा है, तो CO2 को बाहर करना है, तो अपने आप ही आपका रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट और रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, बढ़ जाएगी। अब यहाँ तक का पार्ट मैं आपको
बता चुका था। अब इससे आगे का जो पार्ट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद में हमारा डिस्कशन एमसीक्यूज के बारे में होगा, तो बाकी सारी चीज़ें आपकी एमसीक्यूज से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, ये जो पैरामीटर आपके सामने लिखे हैं, इनके बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और देखो, इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ को बता रहा हूँ। सबसे पहले लेते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम देखो 500 ml है। और ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जितनी एयर हम लेते हैं और छोड़ते हैं, जैसे अभी आप बैठे हुए क्लास सुन रहे हैं, तो जितनी एयर अंदर जा रही है या आप छोड़ रहे हैं वो 500 ml के आसपास है, वही क्या टाइडल वॉल्यूम है। तो देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जितनी एयर लेते और छोड़ते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद दूसरा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो है ये स्पीरोमीटर से निकालते हैं। और स्पीरोमीटर आपने हॉस्पिटल में देखा हो तो एक मशीन होती है, देखने में प्लास्टिक की मशीन है, और उसके साथ एक पाइप होता है और एक ऐसा पाइप लगा हुआ है उसके, और जो पेशेंट है उसको बोलते हैं कि अपने मुंह में इस पाइप को लीजिए, और उसके बाद उसको पूरी क्या करना, पहले सांस भरना है, पहले अपने अंदर सांस भरना, भरने के बाद मुंह में पाइप लिया, और पाइप लेने के बाद फूंक मारनी। इसमें कितनी मैक्सिमम एयर आप बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करना है, सबसे पहले स्पीरोमीटर में जो टेस्ट करते हैं, यदि हॉस्पिटल पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह होता है तो पहले उसकी वाइटल लंग्स की कैपेसिटी चेक करवाते हैं स्पीरोमीटर से। तो पेशेंट को वो टेक्नीशियन होता बोलते हैं पहले पूरा सांस भरो। तो आपने सांस इनहेल किया, ये सांस लिया, और उसके बाद में उस पाइप में मुंह लगा के पूरा सांस बाहर निकालना, एक्सहेल करना है। तो देखो लिखा पहले ब्रीद इन करना है, पहले इसमें लैंग्वेज पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, पहले ब्रीदिंग इन करनी है और उसके बाद ब्रीदिंग आउट करनी है। तो ये वॉल्यूम मेल के लिए 4 लीटर और फीमेल के लिए 3 लीटर। ज़रूरी नहीं आप 4.3 और 3.1 ऐसे पैरामीटर याद करेंगे, आप 4 लीटर और 3 लीटर याद कर लीजिए, सब हो जाएगा। और मेल की कैपेसिटी लंग्स की ज़्यादा होती है फीमेल से, ये तो ऑब्वियस है। तो इसलिए वाइटल कैपेसिटी स्पीरोमीटर से निकालते हैं, और मेल की 4 लीटर, फीमेल की कितनी है 3 लीटर जो है ये कैपेसिटी होती है। और इसका मतलब क्या है, सांस पूरी इनहेल करके और मैक्सिमम जो एक्सपीरेशन करेंगे, मैक्सिमम हवा बाहर निकालेंगे, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी है। फिर मैं बात करता हूँ रिजिडुअल वॉल्यूम। रिजिडुअल वॉल्यूम का मतलब देखो, रिजिडुअल का मतलब जो रह जाए। कई बार होता है ना, आप कोई काम जैसे पूरा काम समेट दिया लेकिन फिर भी कुछ काम रह जाएगा, रिजिडुअल वॉल्यूम। तो रिजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज रिमेन इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपीरेशन। मैक्सिमम एक्सपीरेशन के बाद, पूरी सांस बाहर फेंकने के बाद भी, यदि मैं मान लीजिए पूरी हवा बाहर निकाल दी, उसके बाद भी मेरे लंग्स में एयर है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज रिजिडुअल वॉल्यूम। कितना है, 1200 ml। तो नाम से पढ़ना रटना नहीं है, रिजिडुअल वॉल्यूम। जैसे मैं कहूँ घर में मान लीजिए कोई सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और सामान को आपने समेटा लेकिन फिर भी कुछ सामान इधर उधर रह ही जाएगा, तो वो क्या, रिजिडुअल। तो मैक्सिमम, तो आपने कहा फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी जो हवा रह जाएगी रिमेन, उसको क्या बोलेंगे, रिजिडुअल वॉल्यूम। ये 1200 ml होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, दैट इज क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो जैसे मैं कहूँ एक बाल्टी हमारे पास में है और एक बकेट में, एक बाल्टी में मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं ऊपर तक, ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। तो इसलिए टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है ये होगी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मैक्सिमम हवा भरने के बाद आपके लंग्स में टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, वो क्या है, वो आपका टोटल लंग कैपेसिटी है। ये अप टू 6 लीटर हो सकती है। ये 6 लीटर, तो ऊपर की रेंज याद करनी, 6000 ml का मतलब 6 लीटर तक ये कैपेसिटी जो है ये रह सकती है। इसके बाद में आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है, इंस्पायरेटरी का मतलब देखो इनहेल करना, ये मतलब हुआ। और रिजर्व वॉल्यूम, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इनहेल्ड ड्यूरिंग मैक्सिमम इंस्पिरेशन।
मैक्सिमम सांस भर के आप कितनी एक्स्ट्रा एयर आपने अंदर ली, ये क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये होती है 3000 क्या है ml। ये 3000 ml होती है, 3 लीटर होती है, ये समझ लीजिए। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 3 लीटर हो, किसी के अंदर 2500 ml भी हो सकती है। तो मैं आपको कहूँ कि लंग्स में मैक्सिमम हवा भरिए, तो जो एक्स्ट्रा एयर आपने इनहेल की वही क्या इंस्पायरेटरी, नाम करा इंस्पायरेटरी, तो इनहेल आएगा, ये तो पक्का है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी का मतलब सांस छोड़ना है। तो लार्जेस्ट एयर विच कैन बी एक्सहेल्ड, एक्सपेल्ड बोल दीजिए, एक्सहेल्ड बोल दीजिए, ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपीरेशन, मैक्सिमम हम बाहर हवा निकालें ऐसे, तो कितनी एयर आप निकाल सकते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, ये होता है 1000 ml। ये 1000 ml, ये कितना था 3000 ml। तो अब यदि मैं आपसे, देखो आपके सामने ये पैरामीटर इस टेबल के अंदर लिखे हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इनमें सबसे कम कौन सा है, तो दिख रहा 500 ml, ये टाइडल वॉल्यूम सबसे कम है। ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चन करूं, बताओ रिजिडुअल वॉल्यूम कितना, 1200 ml। टाइडल वॉल्यूम रिजिडुअल वॉल्यूम से ज़्यादा या कम, तो इससे क्या है, कम है। मैं कहूँ टाइडल वॉल्यूम के बारे में बताइए, तो आप कहें 500 ml है, ये रिजिडुअल वॉल्यूम से कम है। ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सब से क्या होता है, लेस होता है। अब एक छोटा सा मैं आपको इनकी रिलेशनशिप है उसके बारे में भी बता देता हूँ। और उसके बारे में ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिया वाइटल कैपेसिटी, और अभी आपने कहा वाइटल कैपेसिटी किससे निकालते हैं, स्पिरोमीटर से। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी, आई लिख रहा हूँ, रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैंने यहाँ लिखा, जो कितना था 3000 ml, तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इसके अंदर क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैंने लिखा 1000 ml, प्लस इसमें क्या आता है, प्लस इसके अंदर आता है टाइडल वॉल्यूम जो कि ऊपर ऊपर 500 ml है। ये होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी, जिसको स्पिरोमीटर से निकालते हैं। तो क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैक्सिमम एयर आप इनहेल कर सकते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट से, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैक्सिमम एयर आप एक्सहेल कर सकते हैं, और प्लस क्या टाइडल वॉल्यूम जो एयर इन एंड आउट होती है नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान। ये तो ये 3000, ये 1000 और ये 500, तो 3 1 4 और ये 500 तो कितना 4.5, तो मेल के लिए कितना लिखा है 4.5 ml, सॉरी लीटर। तो ये आपकी आ गई वाइटल कैपेसिटी। इसी तरह से मैं आपको एक दो रिलेशन और बता देता हूँ। और क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। और देखो ये रही टोटल लंग कैपेसिटी, और टोटल लंग कैपेसिटी मैं इसको यहाँ लिख शॉर्ट में लिखता हूँ, देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये TLC हो गया, TLC, लेकिन ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नहीं है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। और इस टोटल लंग कैपेसिटी में देखो सारी चीज़ें वो आएंगी जो आपने पहले लिखी, देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर मैंने क्या लिखा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 3000, ये 1000 प्लस टाइडल वॉल्यूम। ये तो अभी मैं लिख ही रहा था किसके लिए, मैं वाइटल कैपेसिटी में क्या बोल रहा था, वाइटल कैपेसिटी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम जो है ये होती है। और प्लस इसमें क्या और जुड़ जाएगा, एक ही चीज़ जुड़ेगी इसके अंदर, क्या है, रिजिडुअल वॉल्यूम जो कि कितना होता है 1200 ml होता है, ये और जुड़ गया, तो ये क्या होगी टोटल लंग कैपेसिटी। अब यदि मैं देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी और टाइडल वॉल्यूम, इन तीनों का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी। तो मैं इस, और प्लस क्या है, प्लस है रिजिडुअल वॉल्यूम, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि टोटल लंग कैपेसिटी, ये जो टोटल लंग कैपेसिटी है ये क्या है, ये किसके बराबर होगी, वाइटल कैपेसिटी, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, जिसके अंदर आता है इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और टाइडल वॉल्यूम, प्लस क्या है, प्लस क्या जुड़ेगा इसमें, रिजिडुअल वॉल्यूम। अब आप देखिए वाइटल कैपेसिटी कितनी है, करीब 4 लीटर है, 4.5 बोल सकते हो। रिजिडुअल वॉल्यूम कितना है, ये आपने कहा 1200 ml है, तो मैं इसमें 1200 का नहीं 1.2 लीटर जोड़ दूं, तो ये लगभग कितना हो गया 5.2, तो ये दिख गया देखो 6000 ml तक। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी जो है दैट इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस क्या है, रिजिडुअल वॉल्यूम।
और यदि मैं कहूँ वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो इस रिजिडल वॉल्यूम को उधर ले जाएंगे तो ये रिलेशनशिप किस तरह से आएगी, तो ये रिलेशनशिप इस तरह से आएगी कि वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो कहेंगे टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि ये है माइनस इसमें से क्या ले लिया, रिजिडुअल वॉल्यूम, तो ये क्या बन जाएगी, वाइटल कैपेसिटी। तो इस तरह के रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन जो है इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊं दूसरा पार्ट, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी टेस्ट। तो हमारे रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी टेस्ट कौन सा है, तो देखो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए एक टेस्ट मैंने अभी बताया, वाइटल कैपेसिटी, जो स्पिरोमीटर से निकालते हैं, जिसमें क्या करते हैं, पूरी सांस भरते हैं और फिर फूंक मारते हैं, तो मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपीरेशन करते हैं। और ये मैंने बताया कि 4 लीटर और 3 लीटर मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा टेस्ट है इंडरेंस टेस्ट। इंडरेंस टेस्ट जो है इसके अंदर एक पाइप होती है, उसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है और एक स्टील की बॉल होती है और पेशेंट को फूंक मारनी होती है। और जैसे ही फूंक मारेंगे तो मरकरी के नीचे आपकी हवा लगेगी तो मरकरी ऊपर उठेगा और मरकरी में बहुत वजन होता है, तो आपको ताकत से फूंक लगानी पड़ेगी और उस मरकरी के ऊपर जो बॉल है उसको 40 mmHg के ऊपर 50 सेकंड तक एक हेल्दी पर्सन मेंटेन कर सकता है। तो ये रेस्पिरेटरी क्या है, एफिशिएंसी टेस्ट है, एक वाइटल कैपेसिटी जो स्पिरोमीटर से निकालेंगे, और दूसरा क्या है, इंडरेंस टेस्ट जो 40 mmHg के ऊपर कितना है, 50 सेकंड है, 40 के बाद 50 आता है, ऐसे याद रखना। अब आता है क्वेश्चन कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके रोल क्या है। अब देखो रोल के बारे में अगला खुद आपको लिख के देगा, और सबसे पहले मैं आपको जैसे ऑप्शन में लिखा मैंने कि इंटर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो पता है गैसेज का एक्सचेंज करता है, अंदर आपके ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, तो गैसेज का एक्सचेंज करता है। दूसरा एक्सक्रीशन, किसका एक्सक्रीशन करता है, यदि कोई भी चीज़ वोलेटाइल हो, जैसे कीटोन बॉडी होती है, जैसे अमोनिया होती है, तो वोलेटाइल चीज़ों को क्या है बाहर निकालता है, एक्सहेल करता है। जैसे कोई लोग अल्कोहल पीता है तो पुलिस वालों को पता लग जाता है सामने वाले को, क्योंकि वो वोलेटाइल सब्सटेंस है और वो वोलेटाइल सब्सटेंस सांस के साथ बाहर निकलता है। तो इसलिए वोलेटाइल चीज़ें कीटोन बॉडी इनका अमोनिया का इनका क्या है एक्सक्रीशन करता है। इसके अलावा कई बार आपने देखा कई लोग प्रोटीन डाइट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो देखेंगे उसके अंदर अमोनिया ज़्यादा बन जाती है उनकी बॉडी में और उनके अंदर बदबू आती है, उसके सांस में स्मेल आती है। तो नॉनवेज खाने वालों की स्मेल काफ़ी आती है, अमोनिया बनती है क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा है, प्रोटीन डाइट पे ऐसा होगा। तो अमोनिया, कीटोन बॉडी, वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल चीज़ें हैं, इनको एक्सहेल करने का काम भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी पीएच रेगुलेट करता है। आपने कहा बॉडी पीएच कैसे रेगुलेट करता है, तो अभी मैंने आपको क्या कहा, ब्लड में CO2 लेवल बढ़ेगा, याद रखना है, ब्लड में CO2 लेवल बढ़ेगा तो आपके सांस लेने की स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी, और इससे आपका ब्लड का pH रेगुलेट होता है। आपने कहा pH का क्या संबंध है, तो मैं संबंध आपका बताता हूँ। जैसे ही ब्लड में जो CO2 है, ये CO2 हमारी बॉडी के अंदर H2O के साथ कंबाइंड होता है और इस पर एक एंजाइम काम करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम फास्टेस्ट एक्टिंग है और ये जिंक बाउंड एंजाइम होता है और इससे बनता है H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी की 70% जो CO2 है वो कार्बोनेट के तौर पे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो देखो CO2 आपके बॉडी बनेगी, वाटर के साथ जुड़ के कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसको H2CO3 कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, जो क्या देगा, जो एचाइन देगा, क्योंकि एसिड है और एचाइन से आपकी ब्लड की pH क्या है, घटेगी। और जैसे ही pH ब्लड की कम हुई तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एसिडोसिस। और आपकी ब्लड की pH रेंज कितनी है, तो रेंज देखो 7.35 से 7.45 है, और यदि pH 7.35 से कम है तो ये सिस्टमिक एसिडोसिस है। तो यदि ब्लड में CO2 बढ़ा तो ये रिएक्शन बढ़ेगी, एसिड बनेगा, एचाइन बनेंगे, और pH इससे कम होगी, कम होती आपके सांस लेने की स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी, और सांस लेने की स्पीड बढ़ते ही ये जो CO2 था ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और CO2 का लेवल कम हुआ तो एसिड भी कम, एचाइन भी कम, और pH कम थी वो क्या है, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ब्लड में CO2 का लेवल रेगुलेट करता है और उससे हमारे ब्लड की pH भी क्या होती है, रेगुलेट होती है। और एक कॉमन कॉन्सेप्ट याद रखना, यदि आर्टियल ब्लड में CO2 बढ़ती है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या है, बढ़ जाता है। और दूसरा टेम्परेचर रेगुलेशन।
टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करेगा? जब आपने देखा होगा आपको बुखार होती है तो आपकी सांस कैसी होती है? गर्म। और जब आपको बुखार नहीं होती तो आपकी सांस का जो एयर आप छोड़ते हैं उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो इसलिए यदि शरीर के अंदर गर्मी होगी तो सांस के थ्रू वो हीट बाहर निकलती है, तो इसलिए टेम्परेचर रेगुलेशन करेगा, पीएच रेगुलेशन करेगा, वोलेटाइल चीज़ों का एक्सक्रीशन करेगा, गैसेज का क्या है एक्सचेंज करेगा। तो ये सब रोल जो है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं। ऑप्शन में आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन चीज़ें जैसे इन्होंने लिखा है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो ये लिखा है सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल सेल और सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल सेल लाइनिंग। देखो एक कॉलम शेप्ड सेल ये होती है, ये कॉलम शेप्ड सेल हैं और इनके ऊपर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको बोलते हैं सीलिया। तो इनको बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल सेल। ये कॉलमनर इपिथेलियल सेल एक तो हमारी नेजल कैविटी में होती, ये तो आंसर करना ही है। लेकिन यदि आपको ट्रेकिया के बारे में करे तो ट्रेकिया में ये आंसर भी चल सकता है, लेकिन ट्रेकिया में इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट मैं आंसर बता रहा हूँ। और ट्रेकिया में इससे एक्यूरेट आंसर क्या है, उनको हम बोलते हैं स्यूडो। चलो कट करके लिखते हैं। तो ट्रेकिया के अंदर क्या है, ट्रेकिया में आता है स्यूडो। स्यूडो का मतलब जो ट्रू नहीं है, स्यूडो। और फिर क्या है, स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और आगे है एपिथेलियम। तो यदि आपसे पूछे और ऑप्शन में ये हो तो पहला आंसर ये करेंगे कि ट्रेकिया के अंदर किस तरह की सेल की लाइनिंग होती है, तो स्यूडो यानी आभासी। और देखो हम सांस लेते हैं, तेजी से अंदर जाता है बाहर जाता है, तो ट्रेकिया में रगड़ लगती है, और जहाँ रगड़ लगती है वहाँ कौन सी सेल होती हैं, स्ट्रेटिफाइड। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल, इनकी लाइनिंग किस में होती है, ट्रेकिया में। फिर मैं बात करता हूँ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, आपको पता गोबलेट सेल होती हैं। फिर आपको पता आपके रिब्स के, आपके लंग्स के चारों तरफ क्या होती हैं, रिब्स होती हैं। और 11 और 12 नंबर की फ्लोटिंग रिब हैं, और वो आपको पता है स्टर्नम के साथ जुड़ी भी नहीं है, तो थोरेसिक कैविटी की साइज चेंज करने में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, इसको बोलते हैं यूपनिया। नॉर्मल ब्रीदिंग यानी मैंने आपको कहा था रेस्ट के दौरान आप क्या करते हैं, आप करीब आपका ब्रीदिंग जो साइकिल है वो कितना होता है, करीब 15 साइकिल पर मिनट। तो नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यूपनिया। और आपकी ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, ब्रेडीपीनिया। इसको कैसे याद करेंगे, देखो ब्रेडीकार्डिया, तो ब्रेडी का मतलब होता है कम और कार्डिया का मतलब हार्ट रेट कम होना। तो जिस तरह से ब्रेडीकार्डिया हार्ट रेट कम होने के लिए, वैसे ब्रेडीपीनिया डिक्रीज क्या, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो ब्रेडीपीनिया होता है। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या बोलेंगे, टेकीपीनिया, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और फिर नेक्स्ट है अपनिया। अपनिया का मतलब ए क्या है, एब्सेंस या अरेस्ट, तो टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग। अचानक से किसी की ब्रीदिंग रुक जाए तो इसको क्या बोलेंगे, अपनिया। देखो नॉर्मल को क्या बोलेंगे, यूपनिया, नॉर्मल ब्रीदिंग, दैट इज यूपनिया। नॉर्मल ब्रीदिंग है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दैट इज यूपनिया। इसके बाद में आपने कहा ब्रेडी का मतलब कम होता है, डिक्रीज, टेकी का मतलब ज़्यादा होता है, ए का मतलब एब्सेंस, कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग रुक जाए। जैसे कई बार छोटे बच्चों को हम डांट देते हैं, 2 साल के बच्चे को आपने ज़बरदस्त डांट दिया, थप्पड़ मार दिया, तो वो सांस भूल जाता है, तो ये क्या है, दैट इज अपनिया। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो डिस्पीनिया, डिस का मतलब डिफिकल्टी। और यदि आपके टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कमी हो जाए, टिश्यूज़ में याद रखना, तो इसको क्या बोले, हाइपोक्सिया। देखो हाइपो का मतलब कम और ऑक्सिया तो ऑक्सीजन कमी है, और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कमी हो जाए सॉरी, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके नोट्स में हाइपर कैपनिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और कैपनिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तो हाइपर कैपनिया। और जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा, CO2 ज़्यादा होगी, ब्लड में CO2 ज़्यादा होगी तो रेस्पिरेटरी रेट भी क्या है, बढ़ जाती है, तो हाइपर कैपनिया, CO2 का लेवल ज़्यादा। और हाइपोकैपनिया यानी CO2 का लेवल कम। फिर इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा, ये साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। जो आपकी स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन यदि नीली पड़ रही है तो इसका मतलब साइनोसिस की प्रॉब्लम है, और ये इमरजेंसी प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कमी है।
तो साइनोसिस में क्या होता है, साइनस अलग चीज़ है जो नाक में होता है, ये साइनोसिस है। तो इसके बाद में हाइपर वेंटिलेशन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हाइपर का मतलब ज़्यादा, वेंटिलेशन यदि हाई स्पीड से हम ब्रीदिंग करें और जल्दी जल्दी करें तो हाइपर वेंटिलेशन, और हाइपो का मतलब कम, डिक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीदिंग, हाइपो वेंटिलेशन। और ये मैंने आपको बताया था कि वाइटल कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ये क्या वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी को हम दूसरे वर्ड में क्या बताया था, वाइटल कैपेसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस क्या करना है, रिजिडुअल वॉल्यूम, तो ये क्या है वाइटल कैपेसिटी, ये भी होता है। फिर आपको बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पे 98.5%, करीब 95-96 तो मान के चलो, इतना ऑक्सीजन एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है। और CO2 हमारे ब्लड में करीब 23% CO2, क्या नाम लिखा है इसको याद करें, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो CO2 कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के तौर पे 23% CO2 ट्रांसफर होती है, जबकि आपको याद रखना 70% आपकी जो CO2 है, 70%, ये क्वेश्चन आता है कि 70% CO2 किस तौर पे ट्रांसपोर्ट होती है, तो मैं कहूँगा एज ए बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट जिसको HCO3 बोलेंगे। तो एज ए बाइकार्बोनेट आयन 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, 23% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में, और एज ए कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होती है। और फिर मैं कहूँगा देखो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, हीमोग्लोबिन जो है CO2 के साथ जुड़ेगा, कार्ब एमिनो बनाएगा, और हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनेगा, जो कि आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। तो ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखना कार्बोक्सी। जबकि CO2 के साथ क्या बना रहा है, कार्ब एमिनो। और यदि मैं पूछूं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, CO2 के साथ जुड़ सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ सकता है, सबसे ज़्यादा किसके साथ जुड़ने की टेंडेंसी है, तो कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ने की टेंडेंसी है, याद रखना। इसके बाद मैंने कहा नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो मैंने कहा 15 साइकिल पर मिनट होते हैं, और बाकी ये तो नीचे जो चीज़ें लिखी हैं ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया। और यदि आप कहें तो एक दो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ देखो, जैसे मैंने ये लिखा, क्या लिख रहा हूँ, रिनीटिस, क्या मतलब हुआ, देखो जिसके लास्ट में ITIS लग जाता है, रिनीटिस, तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन होता है। और रिनीटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ नोज, नाक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, कई लोगों के नाक से पानी गिरता, नाक अंदर से लाल हो जाती है, तो रिनीटिस। इसी तरह से अब देखो इसको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, जैसे मैंने लिखा कि दैट इज ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस लास्ट में क्या, ITI इन्फ्लामेशन, तो ये क्या कहेंगे, ये आप कहेंगे दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइटिस हो गया। फिर मैं लिखता हूँ, देखो आजकल जो फेमस डिजीज है सार्स, ये सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सार्स का मतलब सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और आजकल जो बीमारी चल रही है ये कॉमन कोल्ड भी आता है, और मैं आजकल जो फेमस बीमारी है दैट इज़ कोरोना, जिसकी वजह से आप और हम घर में बैठे हैं, बाहर निकलते हैं डर के निकलते हैं। तो कोरोना वायरस जो है ये, क्योंकि कोरोना वायरस से डर क्यों है, क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर तैयार कर रही है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, और उसके बाद पेशेंट को लंग्स में पानी भर जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है सीवियर, तो सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और उस ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से आदमी मर जाता है। तो कोरोना ये क्या है, सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, एक वायरल डिजीज है। इसी तरह से एक दो डिजीज के बारे में और बात कर लूँ। एक दो डिजीज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, देखो अस्थमा, ये आप जानते हो कि अस्थमा जो है यूजुअली एलर्जिक प्रॉब्लम है, इसके लिए ये वाली जो एंटीबॉडी IgE ये इसके लिए इन्वॉल्व होती हैं। और अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, ब्रोंकाई की जो स्मूथ मसल हैं उनमें क्या हो जाता है, वो स्मूथ मसल आपके लंग्स की क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो अस्थमा के अंदर आपकी स्मूथ मसल क्या होती हैं, तो ये मैं लिख देता हूँ अस्थमा। और अस्थमा के अंदर जो स्मूथ मसल हैं, वो ब्रोंकियल स्मूथ मसल हैं, वो क्या होती हैं, वो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसके बाद में एक लास्ट लिखता हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इम्फेसाइमा, इम्फेसाइमा
एम्फेसाइमा। एम्फेसाइमा में क्या होता है ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एम्फेसाइमा किसकी डिजीज ये पूछ लेते हैं। तो एम्फेसाइमा के अंदर हमारे जो लंग्स की और फंक्शनल यूनिट है, क्या नाम है, एल्वियोली। एल्वियोली जो है इसकी वाल डैमेज हो जाती है। जो एल्वियोलर जो वाल हैं, जितनी भी एल्वियोली लंग्स की फंक्शन यूनिट, इनकी वाल डैमेज होती है। और एम्फेसाइमा की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसको होती है, वो लोग जो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनको एम्फेसाइमा हो, उनको तुरंत अपनी स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग स्टॉप करनी है। तो एम्फेसाइमा का मतलब एल्वियोलर वाल डैमेज हो जाती है। तो आप जब सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अंदर धुआं जाता है, उससे आपकी एल्वियोली की वाल जल जाती है, डैमेज हो जाती है, और इसी को प्रॉब्लम को बोलते हैं एम्फेसाइमा जो है वो बोलते हैं। और ऐसे लोगों को तुरंत स्मोकिंग क्या है, बंद कर देनी चाहिए। और देखो, आप में से काफ़ी लोग होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, जो लोग स्मोकिंग भी करते हैं, गुटखा भी खाते हैं और ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन फिलहाल उनको कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। मार्केट में सब बंद है लॉकडाउन में, और उसके बाद भी कोई मर नहीं रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग जो स्मोकिंग करते होंगे, गुटखा खाते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, इन्होंने स्टॉक भी कर रखा है, समझदार लोग होते हैं ये। जैसे लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले ये व्यवस्था की होगी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। और फिर आपके अंदर विड्रावल सिंड्रोम आए होंगे, वो विड्रावल सिंड्रोम भी ख़त्म हो चुके हैं, और आप एक बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं। जब आपने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ये गुटखा चबाना, ये हैबिट आपकी नहीं थी, वो हैबिट आपकी जा चुकी है, और बहुत अच्छे बच्चे बन चुके हैं आप। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप समझदार हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो अब आपको इन चीज़ों को दोबारा से, जब लॉकडाउन खुलेगा, तो इन चीज़ों से आपको दूरी रखनी है। अपने आप को बचाना है, अपने स्वास्थ्य को बचाना है। आप देख रहे हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसलिए, क्योंकि आप हैबिट छूट चुकी है, आप ये नहीं कह सकते। पहले बोलते थे सर आदत पड़ गई, क्या करें, अब छूटती ही नहीं है ना। तो इसलिए अब आदत भी छूट चुकी है ना। आप नहीं छोड़ते, लेकिन ऑटोमेटिकली जो है वायरस ने आपकी आदत जो है छुटवा दी। तो अब आपको इस हैबिट को क्या है, अपने आप से दूर रखना है। बस 2-4 दिन अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको एक संकल्प लेना है। इसी के साथ ही आज की क्लास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाद में इसके MCQ जो हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। और आप सबको धन्यवाद। हमारे YouTube के ऊपर जो है 1000 सब्सक्राइबर जो है पूरे हो गए हैं। किसी दिन हम लाइव क्लास भी ले सकते हैं, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप उसके नोट्स के ऊपर नंबर दिए हुए हैं, इसके ऊपर आप ज़रूर डिस्कस करें। कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दे सकते हैं। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।